गुड मॉर्निंग बच्चों। केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर सुरेश सिंह राजपूत फ्रॉम अभ्यास एकेडमी। तो बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताई थी। अब आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों, आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए या आप लोगों को मालूम होगा कि जो सब्सटेंस है यानी मैटर, वो कई स्टेज में पाया जाता है, यानी कई अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, सो ऑन। लेकिन इसमें से सॉलिड, लिक्विड और गैस ये ऐसी अवस्थाएं हैं सब्सटेंस की जो हर जगह मिलती हैं। इसलिए जनरली हम सॉल्यूशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझने से पहले या फिर गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। तो बच्चों, सॉल्यूशन हमेशा 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट के मिलने से तैयार होता है, यानी कि कभी भी एक कंपोनेंट से आप सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट मिलने से सॉल्यूशन बनेगा तो श्योर है कि उसमें दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाएगा। तो बेटा, देखा होगा आप लोगों ने कि जब सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो उसमें किसी का अमाउंट कम होता है या किसी का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो जनरली जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन होता है, यानी कि सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी बहुत कम हो या कम हो, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। और सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है कि 10% ऑफ C2H5OH सॉल्यूशन। इसका मतलब बच्चों है कि अगर मान लो हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है, तो उस 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml C2H5OH हो गया और 90 ml वाटर हो गया। तो यहाँ पर देखिए, C2H5OH का जो अमाउंट है वो 10 ml है और वाटर का अमाउंट 90 ml है। C2H5OH का कम है और वाटर का ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि C2H5OH सॉल्यूट हो गया और वाटर सॉल्वेंट हो गया। फिर आगे हम लेते हैं 40% ऑफ C2H5OH सोल्यूशन। तो इसमें हम देखते हैं उसी तरीके से ये भी मान लेते हैं कि 100 ml सोल्यूशन है, तो 40 ml C2H5OH हो गया और 90 ml वाटर हो गया। तो यहाँ पर भी C2H5OH का अमाउंट कम है तो ये सॉल्यूट कहलाएगा, और ये वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो यानी कि ये सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉरी, ये 90 नहीं 60 आएगा बच्चों। अब हम लेते हैं इसी को 50% ऑफ C2H5OH सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए 50% का मतलब ये हो गया कि C2H5OH का अमाउंट 50 ml हो गया और वाटर का भी अमाउंट 50 ml हो गया। अब यहाँ पर दोनों की क्वांटिटी सेम हो गई, तो हम किसको सॉल्यूट कहेंगे, किसको सॉल्वेंट कहेंगे? तो ये चीज़ थोड़ा सा मतलब जो है प्रॉब्लम वाली हो जाती है। तो इसलिए बच्चों, आपको यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दूसरे तरीके से समझना होगा। आपको ये देखना है कि हमारा जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो उसकी फाइनल स्टेज क्या है। फाइनल स्टेज में जो भी होगी वो सॉल्वेंट होगी और उसमें मिलने वाला जो सब्सटेंस है वो सॉल्यूट होगा। क्लियर हो गया सभी को? अब हम यहाँ पर गैस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो पहला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है हमारा गैसियस सॉल्यूशन, यानी कि हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा? गैस के फॉर्म में होगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक टेबल बना लेते हैं। एक तरफ हमने लिखा सॉल्यूट और एक तरफ लिख दिया सॉल्वेंट, और एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। सॉल्यूट में गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, यानी कि जो मिलने वाला सब्सटेंस है, घुलने वाला जो सब्सटेंस है, वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। जबकि हमारा सॉल्वेंट हर कंडीशन में कैसा होगा? गैस होगा, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बच्चों, कभी आपने कोई ऐसा सॉल्यूशन देखा है कि जिसमें सॉल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो? तो यस, N2+O2 गैस यानी नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आप मिला दीजिए, या फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड मिला दीजिए, ऑक्सीजन मिला दीजिए, कोई भी गैस को हम आपस में मिला दें। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, आपने कभी कोई ऐसा सॉल्यूशन देखा है जिसमें लिक्विड गैस में मिल रहा हो? तो इसके लिए भी यस,
कुछ लिक्विड जो होते हैं ना वो वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल को हिंदी में वाष्पशील कहते हैं, यानी कि वो अपने आप वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं, यानी बदलते रहते हैं। तो एक वोलेटाइल लिक्विड है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3CHCl3। इसको हम N2 में मिला दें, ऑक्सीजन में मिला दें, O2 में मिला दें, CO2 मिला दें, किसी भी गैस में मिला सकते हो। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट बच्चों, आपने किसी गैस में सॉलिड को मिलते हुए देखा है, तो इसका भी आंसर है यस, कैम्फर। कैम्फर जो होता है वो सॉलिड होता है। जब उस कैम्फर को हम जलाते हैं तो उसका सब्लिमेशन होता है, जो कि सीधे जा कर के हमारे इन्वायरमेंट में पहुंच जाता है। और इन्वायरमेंट में आपको मालूम है ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, सो ऑन। तो यहाँ से गैसियस सोल्यूशन क्लियर हो गया बच्चों। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि लिक्विड सोल्यूशन। तो हम लिक्विड सोल्यूशन किसे कहेंगे, यानी जिसमें हमारा सोल्यूशन फाइनल स्टेज उसकी क्या होगी, लिक्विड स्टेज होगी। इसको भी हम क्या करते हैं कि उसी तरीके से टेबलाइज कर लेते हैं, यानी सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल में सॉल्यूट गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड सॉलिड हो सकता है। सॉल्वेंट इसमें क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। इसका एग्जाम्पल जैसे कि लिक्विड में गैस का मिलना, तो O2 इन H2O। आप देखते हैं कि एक्वाटिक एनिमल यानी जो होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं रिस्पिरेशन प्रोसेस में। तो ये ऑक्सीजन गैस पानी में घुलती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सॉल्यूट है वो गैस है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। दूसरा है हमारा लिक्विड इन लिक्विड। इसके तो बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, इथाइल अल्कोहल इन वाटर, मिल्क इन वाटर, यानी आप इथाइल अल्कोहल को वाटर मिला दो, मेथेनॉल को वाटर मिला दो, मिल्क को वाटर मिला दो, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। अगला है सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉल्वेंट होगा लिक्विड यानी और सॉल्यूट होगा मतलब जो है सॉलिड। तो इसका भी ढेर सारे एग्जाम्पल है, ग्लूकोज को पानी में मिला दो, शुगर को पानी में मिला दो, NaCl यानी नमक को पानी में मिला दो। तो अब ये सभी जैसे ग्लूकोज है, शुगर है, NaCl है, ये सभी कैसे हैं, सॉलिड हैं, यानी ये सब सॉल्यूट का काम कर रहे हैं। और जो आप पानी में मिला रहे हैं यानी जो वाटर ले रहे हैं वो कैसा है, लिक्विड, जो कि सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन में भी हम उसी तरीके से इसको भी टेबलाइज कर लेते हैं। तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल। सॉल्यूट में गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, सॉलिड, यानी हमारा जो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा हमको वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा। तो बेटा इसका एग्जांपल, जैसे पहले आपने ऐसा कभी देखा है कि कोई गैस किसी सॉलिड में घुल रही हो, यानी सॉलिड में मिल रही हो, तो यस, एक मेटल होती है पोलेडियम। पोलेडियम मेटल के ऊपर जब हम हाइड्रोजन गैस को डालते हैं या हाइड्रोजन गैस को उसके ऊपर भेजते हैं, तो पोलेडियम क्या करती है, हाइड्रोजन को अपने में ऑब्जर्व कर लेती है, यानी कि सोख लेती है। इसी तरीके से और भी ढेर सारे एग्जांपल हैं। दूसरा है अब लिक्विड। आपको ये देखना है कि किसी सॉलिड में लिक्विड को मिलते हुए देखा है, यानी किसी सॉलिड में लिक्विड को डिजोल्व करते हुए देखा है, तो यस, Hg यानी कि मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल होती है जो लिक्विड स्टेज में होती है। किस स्टेज में होती है बेटा, लिक्विड स्टेज में। अगर हम मरकरी को सोडियम के साथ मिला दें तो हमें एक पेस्ट जैसा सब्सटेंस मिल जाता है, यानी एक पेस्ट जैसा मिक्सचर मिलता है जिसको हम कहते हैं सोडियम अमलगम। इसका यूज जो है ना अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो सॉल्यूट है वो भी कैसा होगा, सॉलिड, और सॉल्वेंट भी कैसा होगा, सॉलिड। तो यहाँ पर हम सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल। आपने ये पिछली कक्षा में पढ़ा होगा एलॉय के बारे में, कि एलॉय जो होती हैं 2 or more than 2 मेटल्स का मिक्सचर होती है। जब इसमें मेटल्स जो मिलाई जाती हैं वो सॉलिड होती हैं, यानी कि दोनों ही, आप चाहे 2 मेटल मिलाइए या 3 मिलाइए या 4 मिलाइए, सब सॉलिड स्टेज में। तो यहाँ से बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्लियर हो गया है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप पर्सनली कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कि जैसे हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, अब सॉल्यूशन में कोई भी सब्सटेंस का अमाउंट कितना है ये हम जानने के लिए हम एक टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
तो सबसे पहले बच्चों हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। यानी कि कंसंट्रेशन वो टर्म्स है, या कंसंट्रेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या बता सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है, या टोटल आप मान लीजिए कि आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। अब उस 1 लीटर सॉल्यूशन में आपको ये देखना है कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट उसमें मिला हुआ है, तो वही अमाउंट कंसंट्रेशन हो जाएगा उसका। या फिर कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे होते हैं जो वेट पर डिपेंड करते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट के वेट पर डिपेंड करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि किसी भी सॉल्यूट का कितना अमाउंट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, तो उसको हम कंसंट्रेशन बोल देंगे। या फिर हम कंसंट्रेशन को इस फार्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं, जैसे कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कंपोनेंट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी किसी भी कंपोनेंट का आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो आप उसका अमाउंट को सॉल्यूशन के अमाउंट से डिवाइड कर दीजिए, तो कंसंट्रेशन आ जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी कि हम कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिसमें हम कंसंट्रेशन को शो करते हैं यानी कि लिखते हैं। तो देखो बेटा, इसके लिए हमने एक टेबल मेंटेन की है। एक जगह हमने लिखा है मास आर वेट बेस्ड और एक जगह लिखा है हमने वॉल्यूम बेस्ड। अब मास आर वेट बेस्ड में हमने पहला लिखा है W/D यानी कि मास परसेंटेज। दूसरा हमने लिखा है ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। तीसरा हमने लिखा है मोलैलिटी यानी इसको स्मॉल m से शो करते हैं। फिर चौथा हमने लिखा है मोल फ्रैक्शन। अब इसी तरीके से अगर हम इधर आ जाते हैं वॉल्यूम बेस्ड में, तो हम ये देखते हैं कि पहला है V/V यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा है M/V यानी कि मास परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तीसरा है मोलैरिटी, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा है नॉर्मेलिटी, इसको हम कैपिटल N से। पांचवा है फॉर्मेलिटी, इसको हम कैपिटल F से। फिर नेक्स्ट है ppm पार्ट्स पर मिलियन, ये दोनों में आता है, ये वॉल्यूम बेस्ड भी है और वेट बेस्ड भी है। इसके बाद देखो बेटा, हमने यहाँ लिखा है दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट और इसमें हमने लिखा है दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब आप इस पॉइंट को समझ लीजिए कि यानी कि ये जो वॉल्यूम बेस्ड जो टर्म्स होते हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, यानी इनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। और ये जो हमने लिखा है मास व वेट बेस्ड, इन पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे, अब इस चीज़ को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर पानी है, आप 1 लीटर पानी ले लीजिए या नॉर्मल ऐसे पानी ले लीजिए और आप उसको यहाँ रूम टेम्परेचर पर मेज़र कीजिए, तो हो सकता है कि वो 1 लीटर हो। अब उसी वाटर को आप ऐसी जगह पर मेज़र कीजिए जहाँ का टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो भी क्या उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही निकलेगा या 1 लीटर ही निकलेगा? नहीं, आप वहाँ ये पाओगे कि टेम्परेचर बढ़ गया है, तो वो वाटर वेपराइज्ड हो गया है, यानी वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी भाप में बदल गया है। तो फिर आप उसको वहाँ मेज़र ही नहीं कर पाएंगे, और अगर मेज़र करेंगे भी तो जैसे पहले उसका वॉल्यूम 1 लीटर आया था, तो अब वहाँ पर उसका वॉल्यूम मोर देन 1 लीटर आएगा, यानी 1 लीटर से ज़्यादा आएगा। इसके अदर हैंड में अगर हम देखें तो ये जो मास और वेट बेस्ड वाली जो यूनिट्स होती हैं, अगर हम इनको देखें तो आप ये पाएंगे कि जैसे मान लो कि हमने कुछ गेहूँ ले लिया और उसको रूम टेम्परेचर पर मेजर करते हैं, तो हमने ये माना कि वो 1 kg मिल रहा है। अब उसी व्हीट यानी गेहूँ को हम क्या करें, उसी प्लेस पर मेजर करें जहाँ का टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो क्या वहाँ पर उसका वेट बदल जाएगा? नो, वहाँ पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहाँ पर भी आप उसको मेज़र करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसका मास या वेट 1 kg ही है। तो इस तरीके से ये वाली जो हैं यानी मास और वेट बेस्ड जो टर्म्स हैं ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये जो वॉल्यूम बेस्ड वाली होती हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। क्लियर हो गया बेटा? इन सभी यूनिट्स के बारे में या इन सभी टर्म्स के बारे में आपने 11th क्लास में पहले से ही पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बेटा और देखना है कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको W/W दे दिया, यानी कि मास बाई मास दे दिया,
और अब आपसे उसको पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम में बताइए, या फिर मान लीजिए कि मोलैलिटी के फॉर्म में दे दिया और आपसे बोला जा रहा है कि आप इसका मोलैरिटी निकालिए, तो फिर हम इनको कैसे चेंज करते हैं? तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स होता है डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ देखिए मास भी आ रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है, यानी कि अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन की डेंसिटी मालूम है तो हम आसानी से उसको मास या वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बस इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।